हमारे पास अब अहमद ज़हीर अकेडमी की तरफ से जो टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का जो है ना चैप्टर 7 और एमडी गेट का जो है ना एक यूनिट है। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। मतलब हीट चेंज और केमिकल रिएक्शन के बीच जो स्टडी होगी उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बाउंड ब्रेकेज जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, उसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, और बाउंड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ एक छोटा मोटा डिफरेंस है एंडोथर्मिक और एक्सो के दरमियान। यहाँ हीट रिएक्टेंट स्टेबल देन दी प्रोडक्ट। एंडो में जो है ना रिएक्टेंट स्टेबल होती है, ठीक है ना जी। इनको एनर्जी देकर अनस्टेबल करके लड़ाया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बाउंड्री जो है ना रियल और इमेजिनरी सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग हीट जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल होते हैं देन फॉर्म प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है ना डिक्रीज होती है इनमें, और वहाँ एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज होती है एंडोथर्मिक में। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना जी। तो स्टेट क्या है? स्टेट फंक्शन क्या है? इट चेंज कैन बी मेजर्ड। स्टेट फंक्शन वो चेंज है जो मेजर किया जा सकता है, जैसे ये माइक्रोस्कोपिक होता है, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट, ईटीसी जो है ना ये स्टेट फंक्शन है। हीट एंड वर्क आर जो ये इंथाल्पी है, हीट नहीं है जी, सॉरी। हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते, ये पाथ फॉलोड होते हैं। हीट एंड वर्क जो है ना पाथ फॉलोड। हीट अब्जॉर्ब जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और हीट रिलीज जो होती है नेगेटिव बाय द सिस्टम। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। तो हीट और वर्क अगर गिवन की जाए तो वो पॉजिटिव है, और हीट और वर्क अगर इनसे लिया जाए तो ये नेगेटिव होता है। ये बात आपने याद रखनी है। वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज नेगेटिव, मतलब जो सिस्टम वर्क करता है, एनर्जी रिलीज करता है सराउंडिंग में, तो ये नेगेटिव होती है। वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग पॉजिटिव होती है, मतलब अगर कोई सिस्टम है तो उसे आपने हीट देनी है सराउंडिंग की तरफ से तो वो पॉजिटिव होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? इसे आल्सो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू 2 + W, हीट प्लस वर्क। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ हीट एंड वर्क। इंटरनल एनर्जी डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल पी, वर्क डन बाय सिस्टम है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल ई इंटरनल एनर्जी जो है ना हीट के इक्वल होती है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जब वॉल्यूम जीरो कांस्टेंट होता है तो ये जीरो हो जाता है, तो ये क्यू पी आ जाता है, क्यू वी हमारे पास आ जाता है। अब इंथाल्पी क्या है? इंथाल्पी जो है ना टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम जो होती है, किसी सिस्टम की जो टोटल हीट होती है उसे इंथाल्पी कहते हैं। इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क। जो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी या वर्क जो होती है वो इंथाल्पी कहलाती है, एच ई प्लस डब्ल्यू। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल पी फॉर गैसेस। डेल बी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इज जीरो। सो एच इज इक्वल टू डेल ई फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल बी। डेल ई इज इक्वल टू एच माइनस पी डेल बी। डेल एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल बी प्लस पी डेल बी, ये कैंसिल हो जाएंगे। डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इंथाल्पी चेंज एट रिएक्शन। तो इंथाल्पी चेंज कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 25 सेंटीग्रेड हो या 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, कंसंट्रेशन 1 मोल हो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका है जो है ना ये स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, या केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जैसे H2 + I2। तो ये 2H है, इनमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एवरीथिंग बिकम कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम में हर चीज़ जो है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, एवरी चेंज विल बी जीरो, और हर चेंज जो है ना वो जीरो हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, मतलब हर चीज़ जो है ना एवरीथिंग जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होती है तो हर चीज़ कांस्टेंट हो जाती है। कलर डेंसिटी भी कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना जी। एट इक्विलिब्रियम चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो होती है। H2 + I2, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2HI रेट इज इक्वल टू रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम। ये PCl5 है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl3 + PCl2। प्रोडक्ट जो है ना ग्रेटर देन रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन जिस चीज़ की मतलब अमाउंट ज़्यादा होगी वो ऊपर होगा, जिसकी कम होगी वो नीचे होगा। N2 + 3H2, तो ये 2NH3 होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है, रिक्वायर टू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना इस तरह से आएंगे। लीचेट्रस प्रिंसिपल
इट एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर किसी भी चीज़ का जो इफेक्ट हो उसे लीचेट्रल प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है। वन केमिकल रिएक्शन इज डिस्टर्ब द रिएक्शन एक्ट सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब किसी अगर कोई सिस्टम में कोई रिएक्शन हो रहा है और आप इसमें कोई चीज़ डालेंगे तो वो सिस्टम ट्राई करेगा जो चीज़ आपने डाली है उसे न्यूट्रलाइज करे या ख़त्म करने की कोशिश करे, तो उसे हम लीचेटल प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है BiCl3 प्लस H2 BiOCl प्लस 2HCl। मतलब इसका जो है ना BiOCl का मिल्की कलर होता है। बाय एडिंग HCl द मिल्की आर्टिफिशियल कलर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिसअपीयर। मतलब जब आप HCl इसमें ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट जब बढ़ती है तो वो रिवर्स होकर रिएक्टेंट की तरफ जाती है। मतलब ये मिल्की कलर से पहले वाले कलर की तरफ जाएगा एंड रिएक्टेंट मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम गोज टूवर्ड इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना जी। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम की तरफ जाएगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम गोज टूवर्ड डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना जी। ऑनली टेम्परेचर चेंज दी वैल्यू ऑफ केसी की वैल्यू एक चीज़ से चेंज होती है, वो भी टेम्परेचर से। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, केसी ऑनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर या ऑनली टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है रिएक्टेंट मूव रिएक्टेंट की तरफ, रिवर्स रिएक्शन मूव करता है एक्सोथर्मिक में। और जब केसी डिक्रीज होती है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो केसी इंक्रीज होती है। ये एक्सोथर्मिक की बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, केसी इंक्रीज होता है। और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है और गोज बैकवर्ड और केसी डिक्रीज। तो कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड डज नॉट इफेक्ट केसी और इक्विलिब्रियम पोजीशन। वही कैटलिस्ट जो है ना न्यू पाथवे देता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है और कुछ नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हैबर प्रोसेस। तो N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस हीट जो खारिज होती है, तो N2 जो है ना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आती है। टू इंक्रीज यील्ड टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है और प्रेशर ही इंक्रीज किया जाता है हैबर प्रोसेस में। और कॉन्टीन्यूस रिमूवल ऑफ NH3 की जाती है ताकि यील्ड ज़्यादा NH3 की हासिल हो। अमोनिया जो है ना डिस्टल्ड एट -33 सेंटीग्रेड इस पर डिस्टिल किया जाता है। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन स्लोड हो जाता है। टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट आर यूज। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और कुछ नहीं करते। आयरन इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। इनमें प्रोमोटर जो है ना MgO Al2O3 और SA2 इसमें प्रोमोटर यूज़ किए जाते हैं। और 35% NH3R फार्म होता है। 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस पर ईयर, हर साल प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्रीकल्चर 80% यूज इन फर्टिलाइज़र। 80% जो अमोनिया है वो फर्टिलाइजर में यूज़ हो जाता है। रिमेनिंग यूज फॉर अदर केमिकल एंड एक्सप्लोसिव। 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय दिस प्रोसेस। मतलब हैबर प्रोसेस से 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन एडेड इन अ सोल्यूशन। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। H2S प्लस 2H प्लस S माइनस 2 HCl H प्लस Cl माइनस, ठीक है ना जी। इट इज ऑलवेज इन रिवर्स रिएक्शन। या H2S वाला रिवर्स रिएक्शन में होता है। और ये दिस रिएक्शन इज यूज टू सेपरेट सेकंड ग्रुप रेडिकल। और ये रिएक्शन जो है ना सेकंड ग्रुप रेडिकल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक रिएक्शन है NH4OH प्लस NH4Cl NH4 प्लस OH माइनस और NH4 प्लस Cl, ठीक है ना जी। ये भी एक रिवर्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल। मतलब थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल को ये सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बुफर सोल्यूशन। बुफर सोल्यूशन कौन सा होता है? विच रेसिस्ट एनी चेंज इन pH वन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड किया जाता है किसी सोल्यूशन में, तो वो बुफर सोल्यूशन कहलाता है। एसिडिक बुफर कौन सा होता है? जब वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये जब ऐड किए जाएंगे तब वो एसिडिक बुफर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक बुफर। बेसिक बुफर में वीक बेस होती है और सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है ना जी, तब वो बेसिक बुफर बनाती है। pH ऑफ एसिडिक बुफर इज लेस देन 7 और बेसिक बुफर है वो ग्रेटर देन 7 होती है। बेस्ट बुफर वो कौन सा होता है? वन कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। pH ऑफ बुफर pK ये जो एसिड के लिए होता है। बाय इंक्रीज एसिड, एसिड को जब इंक्रीज करते हैं तो pH डिक्रीज होती है,
ठीक है ना जी। इफ़ साल्ट की आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पीएच जो है ना बढ़ जाएगी और पीके कम हो जाएगी। अगर एसिड की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो पीएच कम हो जाएगी और पीके बढ़ जाएगी। ब्लड की जो है ना पीएच 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है ना जी। और विदनर चेंज भी बैलेंस आयोनिक इनबैलेंस आयोनिक की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसका वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो होते हैं 0.01 मोल पर डेसीमीटर के लिए तक के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ इक्वेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज होता है। वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोल डेसीमीटर क्यूब, उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज होता है। और के एस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना जी। के एस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो के एस पी ज़्यादा होगी। के एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट भी अगर ज़्यादा होगा तो के एस पी ज़्यादा होगी। ए जी सी एल, ए जी प्लस सी एल माइनस के एस पी जो है ना ए जी प्लस सी एल माइनस होती है। के एस पी टेल अबाउट सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना जी। और के एस पी एस टू फॉर टू आयोनिक, और ये सॉल्युबिलिटी के लिए यूज होता है। अगर के एस पी इंक्रीज किया जाएगा तो मोर सॉल्युबल फॉर 3 एन के एस पी इज इक्वल टू 4s3 होता है फॉर, ठीक है ना जी। के एस पी इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट, ये तो इक्वल हो जाए तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। अगर के एस पी ज़्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। और अगर के एस पी कम हो आयोनिक प्रोडक्ट से तो लेस सॉल्युबल होता है, तो ऊपर सैचुरेटेड सोल्यूशन और उसमें पीपीटी बन जाती है।